हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर ऑनलाइन माध्यम से एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक चिंतन का इतिहास के बारे में पढ़ रहे। हम लोग इसमें उसकी मुख्य मान्यताओं के बारे में पहले से जान रहे। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य मान्यताएं हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने धर्म और दंड की संकल्पनाएं, राजा के कर्तव्य, राजधर्म और आप्त धर्म यानी कि नॉर्मल और अब नॉर्मल स्थिति में अंतर के बारे में जाने। और अब इसका तीसरा जो मान्यताएं हैं, राजनीतिक संगठन और राज्य शिल्प, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट क्राफ्ट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक संगठन और राज्य शिल्प या शासन कला और कूटनीति के सिद्धांत अत्यंत यानी कि काफी विकसित रूप से मिलते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ अ स्टेट, राजनीतिक संगठन का सर्वमान्य सिद्धांत था, जिसे मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विशेष स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत राजरूपी शरीर के 7 अंग माने गए हैं। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक शरीर का रूप माना गया और इसके 7 अंग माने गए और उनके कामों को स्पष्ट करने के लिए उसकी तुलना शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से की गई है। इस रूप में सबसे पहला स्वामी यानी कि किंग, स्वयं राजा, इसका सिर से यानी कि सबसे ऊंचा है। दूसरा अमात्य यानी कि मिनिस्टर्स जो है, यानी कि राज्य के जो मंत्री होते थे वो राज्य की आंखें हैं। तीसरा है सुहृद, एलाइज यानी कि राजा के मित्र, राजा के कान हैं। चौथा कोष, ट्रेजरी, राज्य का मुख है। पांचवा सेना, आर्मी, राज्य का मस्तिष्क है, सर या बुद्धि। छठा दुर्ग, फोर्टिफिकेशन यानी कि किला, राजा की बाहें हैं। और 7वां है पूल, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन यानी कि भूभाग और प्रजा या जनसंख्या, राज्य की जंघाएं हैं। तो ये 7 शासन की कला के लिए उस जमाने में कूटनीतिक के सिद्धांत या राज्य की शासन कला के लिए ये 7 चीजों को मान्यता प्राप्त थी। इसी तरह शुक्राचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शुक्र नीति के अंदर राज्य की तुलना पेड़ से करते, यानी कि इनके अनुसार राज्य एक पेड़ है। इनके अनुसार राज्य के 6 सिद्धांत या 60 गुण्य
राज रूपी वृक्ष यानी कि पेड़ की 6 शाखाएं हैं। ये सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है संधि, एग्रीमेंट यानी कि समझौता। दूसरा विग्रह, हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता। तीसरा यान, मार्चिंग या फिर मोबिलाइजेशन यानी कि युद्ध के लिए सेनाओं को गतिमान करना। चौथा आसन, न्यूट्रलिटी, उदासीनता या तटस्थता। पांचवा है दैधी भाव, डिवीजन ऑफ ट्रूप, यानी कि सेना को 2 भागों में बांटकर एक भाग को सेनापति के नेतृत्व में आगे भेज देना और दूसरे भाग को उसकी सहायता के लिए तैयार रखना। छठा है आश्रय, सबऑर्डिनेट अलायंस, मतलब कहने का है कि किसी से सहायता लेना, पीड़ित होने पर अन्य राजा से सहायता मांगना। इसको ही, ये थे उसके 6 सिद्धांत। शुक्राचार्य के हिसाब से राजनीतिक शासन कला के लिए ये 6 सिद्धांत थे, और इसको ही आगे बढ़ाते हुए शुक्राचार्य ने राज्य रूपी वृक्ष यानी पेड़ के 4 पुष्प माने हैं, यानी कि उसके 4 फूल माने हैं। दरअसल ये राजकाज के संचालन के लिए 4 तरह के उपाय या युक्तियां यानी कि डिवाइस हैं, जिन्हें मनु और कौटिल्य ने भी मान्यता दी है। कूटनीति के 4 अनोखे उपाय इस प्रकार है। पहला साम, कॉन्सिलेशन, मतलब विरोधियों को समझा बुझाकर बस में करना। दूसरा दाम, कॉन्सेशन, मतलब उन्हें धन देकर या अन्य लाभ पहुंचाकर अपने साथ मिला लेना। तीसरा है दंड, यूज ऑफ फोर्स, मतलब उन पर बल प्रयोग करके उनका दमन कर देना, यानी कि उनको खत्म कर देना। और चौथा है भेद, डिवाइड एंड रूल, मतलब उनमें फूट डालकर उन्हें कमजोर कर देना, ताकि वे विरोध करने योग्य ना रह जाएं। तो शुक्राचार्य ने भी क्या उसको बोलते हैं कि राजकाज के संचालन के लिए, सही संचालन के लिए ये 4 उपाय बतलाए। लेकिन इस बात का महत्व इस बात से है कि कौटिल्य तथा अन्य प्राचीन भारतीय विचारकों ने केवल उन लोगों के साथ छल कपट की नीति अपनाने का समर्थन किया है जो राज्य को नुकसान पहुंचाने पर तुले। कहने का मतलब है कि ये जो साम दंड भेद की जो नीति है वो हर लोगों पर आजमाने का नहीं है। वैसे लोगों पर ही, उस जमाने में ये सोच थी कि वैसे लोगों पर ही सिर्फ इसका उपयोग किया जाना चाहिए जो राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उसके राजनीतिक संगठन के। तो राजनीतिक संगठन के अंतर्गत लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन चिंतन में कुशल, प्रशिक्षित और विश्वस्त राज्य पुरुषों यानी कि सिविल सर्वेंट और गुप्तचर्या, यहाँ पर गुप्तचर्या से ऐसे गुप्तचर का मतलब होता है जासूस, लेकिन यहाँ पर गुप्तचर्या से मतलब जासूस नहीं बल्कि जासूसी से है। आज के इंटेलिजेंस जो ब्यूरो होते हैं या जो संगठन होते हैं उसकी बात की तरह है कि विस्तृत व्यवस्था पर बल दिया
गया है, यानी कि राज्य के अंदर काम संचालन करने के लिए अच्छे लोग, कुशल और विश्वसनीय कर्मचारी होने चाहिए और साथ में बेहतर जासूसी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर वहां बल दिया गया और साथ में ये कहा गया है कि राजा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय सुझाए गए। इसकी तुलना आधुनिक युग की प्रचार तरीकों से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राजा की लोकप्रियता बढ़ाने की बात कही गई है, तो समझ लीजिए आजकल प्रचार के जो तरीके हैं आज जैसे हैं वैसे उस समय में भी कुछ रहा होगा या फिर कोई तरीका इस्तेमाल करते होंगे लोग। तो ये थे उसके राजनीतिक संगठन और राज्य शिल्प के जो मान्यता थे उसका। अब हम लोग इसकी अगली मान्यता के बारे में जानते हैं। वो है चौथा, राजनीतिक दायित्व और कराधान, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेशन। प्राचीन भारतीय चिंतन, राजनीतिक चिंतन के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह समाज व्यवस्था की रक्षा करता है और अपनी प्रजा को सद्जीवन यानी कि अच्छे जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अगर राजा अपने कर्तव्य से हटकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस बारे में सब विचारक एक मत नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि राजा का तो कर्तव्य है कि जी प्रजा को अच्छे जीवन दे सके, लेकिन अगर राजा इससे हट के कोई गलत काम यानी अत्याचार करने लगे तब क्या हो। आज के जमाने में तो कोई सरकारों से अगर पसंद नहीं होता है, चुनाव होता है, उसको वोट देके हटा देते, लेकिन उस वक्त क्या था, इस बारे में सब विचारक एक मत नहीं थे कि क्या करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि अगर राजा प्रजा का उत्पीड़न यानी कि दमन करने लगे तो प्रजा का कर्तव्य है कि उसे सिंहासन से उतार कर यानी उसे हटाकर उसके बंधु बांधवों यानी कि उनके परिवार से किसी उपयुक्त व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाते। पुराने जमाने में ऐसे कई राजाओं के साथ हुआ है। अब बात करते हैं टैक्सेशन यानी कि कराधान के बारे में। कराधान के बारे में हिंदू विचारकों का यह मत था कि यह प्रजा को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने का कीमत है, यानी कि जनता की जो सुरक्षा की जाती है उनकी जान की और माल की, वो टैक्स जो है वो उसकी कीमत है। विष्णु स्मृति के अंतर्गत तो यहां तक लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाए और चोरी का माल वापस ना मिल पाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का दायित्व है। विदुर नीति के अनुसार जैसे मधुमक्खी फूलों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका रस चूस लेती है, वैसे ही समझदार अक्लमंद शासक लोगों को कोई दुख पहुंचाए बिना उनसे कर वसूल लेता है, महाकवि कालिदास ने रघुवंश के अंदर लिखा है कि उत्तम शासक मेघ या बादल की तरह है, वह किसी से कुछ इसलिए लेता है ताकि वह उसे दूसरे को बांट सके।
तो ये थे उसके राजनीतिक दायित्व और काराधर्म का जो मान्यता था उसके बारे में। कहने का मतलब ये है कि कैसे कहता है कि बादल के तरह कवि कालिदास के हिसाब से कि कुछ लेता है वो समुद्र से पानी लेता है तो बाकी दुनिया को देता है, उसी तरह से टैक्सेशन से भी सरकार लेती है आज के ज़माने में, या उस ज़माने में राज लेता था तो वो जनता को उसके बदले में कुछ न कुछ देता ही। अब बात करते हैं इसकी मान्यता में एक और चीज, जो क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव, उसके असर का भी उस जमाने के राजनीतिक चिंतन पर भी असर पड़ा था। इम्पैक्ट ऑफ बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म के उदय से प्राचीन भारतीय चिंतन में एक नया मोड़ आ गया। यह धर्म यानी कि बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी था, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। इसने वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का खंडन किया और भारत में सबसे पहले ऐसे संगठित धर्म की नींव रखी जो धर्मशास्त्रों पर आधारित नहीं था। इसने यह तो स्वीकार किया कि राजा का मूल कर्तव्य धर्म यानी मतलब उसका धर्म की रक्षा करना है, लेकिन इसने धर्म की ऐसी परिभाषा का खंडन किया, ऐसी परिभाषा का खंडन किया जो वर्ण व्यवस्था एवं धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। इस तरह बौद्ध धर्म के उदय से भारतीय चिंतन के इतिहास में विधि निर्माण लेजिस्लेशन के विचार पर सूत्रपात हुआ। बौद्ध धर्म ने जनसाधारण की इच्छा को राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल अथॉरिटी का मूल स्रोत मानते हुए राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध मूलक सिद्धांत यानी कंट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी का समर्थन किया। इन सब परिवर्तनों के बावजूद हिंदू राजनीतिक चिंतन सिद्धांत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत सीमित ही रहा। इसने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती तो दी, लेकिन क्षत्रियों की सत्ता को कायम रखा। इसके अलावा इसने देश की राजनीतिक जीवन में वैश्यों के महत्व को स्थापित करके सत्तारूढ़ वर्ग की संरचना में परिवर्तन ला दिया। तो ये था बौद्ध धर्म का प्रभाव। हम लोगों ने इस प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात थोड़ा निष्कर्ष की कर लेते, कंक्लूजन। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंदर शासन के सिद्धांतों और शासनों की कला का बहुत अधिक अच्छा निरूपण किया गया है, लेकिन यह चिंतन आमतौर पर विवरणात्मक और उपदेशात्मक शैली में पेश किया गया है, जहां तर्कशास्त्र लॉजिक, नैतिक दर्शन, मोरल फिलॉसफी, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा मेथोफिजिक्स के क्षेत्र में
प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत मत मतांतर को काफी विशुद्ध रूप से उपहारा गया, लेकिन चिंतन के क्षेत्र में यहां उतनी विविधता दिखाई नहीं देती। फिर भी असहमति को एकदम अभाव नहीं रहा, यानी कि ऐसा नहीं कि हर चीज को लोग मानते ही रह गए। उस पर जो भी विचार है उस पर हर बात पर सहमति रही हो, ऐसा नहीं। असहमति भी, लोग असहमत भी होते रहे। जहां महान मनुस्मृति और कौटिल्य, इसका ये प्रमाण है कि जहां मनुस्मृति